चैप्टर 1 गलती से देश के सबसे अमीर आदमी को बचा लिया। कहानी की शुरुआत रायचंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हुई। फिजा मल्होत्रा, पतली सी काया वाली एक जवान लड़की, पूरी ताकत लगाकर एक लहूलुहान आदमी को अपनी पीठ पर उठाए इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन काउंटर की ओर दौड़ रही थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, आंखों में डर साफ झलक रहा था। इन्हें तुरंत इलाज चाहिए, वो लगभग चिल्ला पड़ी। कार एक्सीडेंट हुआ है, ये बेहोश हैं। फिजा को लगा आज सच में उसका दिन सबसे बुरा है। वो अपनी मोटरसाइकिल से क्विक बाइट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए खाना डिलीवर करने जा रही थी, तभी सामने एक तेज रफ्तार फेरारी को एक भारी ट्रक ने रेड लाइट तोड़ते हुए टक्कर मार दी। जोरदार धमाके के साथ फेरारी सड़क से नीचे जा गिरी। कार बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। शीशे चकनाचूर थे, डिक्की से आग की लपटें उठ रही थीं। किसी भी पल कार फट सकती थी। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी खून से लथपथ, बेहोशी की हालत में पड़ा था। फिजा को खुद नहीं पता उस पल उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। बिना एक पल सोचे वो दौड़कर कार के पास पहुंची और पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को बाहर खींच लिया। जैसे ही वो उसे कुछ मीटर दूर घसीट पाई, धमाका। फेरारी जोर से फट गई। आग और धुएं की लहर ने पूरा इलाका हिला दिया। फिजा डर से कांप उठी। अगर वो जरा सी भी देर कर देती तो शायद दोनों वहीं मारे जाते। उसी पल आधा बेहोश आदमी ने अचानक उसकी कलाई कसकर पकड़ ली, जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ ले। उसके होठ हिले। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। फिजा सन्न रह गई। 100 करोड़? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैंने गलती से देश के सबसे अमीर आदमी को बचा लिया? पेमेंट काउंटर पर मौजूद कैशियर ने सिर उठाकर पूछा, आपका नाम? मेरा नाम फिज। वो पूरा नाम बोल ही रही थी कि कैशियर अचानक चौंक गई। ओह, आप तो हमारे हॉस्पिटल डायरेक्टर दिया मल्होत्रा है ना? दिया मल्होत्रा, उसकी जुड़वा बहन। चेहरा, कद-काठी, आंखें, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा, लेकिन उनकी किस्मतें जमीन आसमान का फर्क रखती थीं। जन्म के कुछ ही दिनों बाद फिजा को उठाकर बेच दिया गया था। कई हाथों से गुजरने के बाद वो अपने मौजूदा फॉस्टर माता-पिता तक पहुंची। 1 महीने पहले उसके फॉस्टर माता-पिता का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। हालत नाजुक थी, इलाज बेहद महंगा। उसी समय उसके असली माता-पिता अचानक उसकी जिंदगी में लौट आए, दामिनी मल्होत्रा और विक्रम मल्होत्रा। उन्होंने कहा, इलाज का पूरा खर्च वे उठाएंगे, बस एक शर्त पर। फिजा, मल्होत्रा परिवार के सबसे छोटे बेटे रुद्र मल्होत्रा, जो ल्यूकीमिया से पीड़ित था, उसे बोन मैरो डोनेट करेगी। और दूसरी शर्त, वो कभी भी अपना चेहरा दुनिया के सामने नहीं लाएगी, क्योंकि वो दिया मल्होत्रा से बिल्कुल एक सी दिखती थी। उसकी जैविक मां दामिनी ने ठंडे और बेरहम लहजे में कहा था, हमारी दिया म्यूजिक, चेस, कैलीग्राफी, पेंटिंग, कविता और डांस हर चीज में बेस्ट है। वो नीलकंठ नगर की सबसे खूबसूरत और परफेक्ट लड़की है। और तुम? उसने फिजा को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम बस एक गांव की लड़की हो। तुम्हारा अस्तित्व दिया की इज्जत पर दाग नहीं लगना चाहिए। अपने फॉस्टर माता-पिता की जान बचाने के लिए फिजा ने हर अपमान चुपचाप निगल लिया और हां कह दिया। आज रात देर तक डिलीवरी करते वक्त उसने मेकअप तक नहीं किया था। उसे नहीं लगा था कि कोई उसे पहचान लेगा, और ऊपर से वो गलती से अपने जैविक पिता के हॉस्पिटल रायचंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंच गई। मजबूरी में उसे दिया मल्होत्रा बनकर ही $5000 का ऑपरेशन चार्ज भरना पड़ा। सब निपटाकर थकी हारी फिजा अपने किराए के छोटे से कमरे में लौटी, नहाई, और जब गंदे कपड़े धोने लगी तो उसकी जेब से एक काले हीरे की अंगूठी गिर पड़ी। वो चौंकी। ज्यादा सोचे बिना उसने अंगूठी टेबल पर रख दी और बिस्तर पर लेटकर सो गई। उसे नहीं पता कितनी देर सोई। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कौन है? उसने नींद में पूछा। चप्पल घसीटती हुई वो दरवाजे तक गई और खोला। सामने दिया मल्होत्रा खड़ी थी। वो बिना इजाजत अंदर घुस आई। तुम यहां क्या कर? फिजा वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि थप्पड़। दिया ने जोर से उसके गाल पर मारा। फिजा, क्या तुम बेवकूफ हो? दिया चीखी। मैंने जो कहा था सब भूल गई? दिया, लंबी, पतली, काले रेशमी बाल, हल्का मेकअप, रॉयल एटीट्यूड। वो जहां खड़ी होती वहीं नजरें ठहर जाती, और उसके सामने फिजा, सस्ती पैजामा, $1 की चप्पल, दोनों जैसे अलग अलग दुनिया की थीं। फिजा का खून खौल उठा। उसने भी हाथ उठाया। थप्पड़। दिया चीख पड़ी। फिजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
फिजा की ताकत ज्यादा थी। दिया का गाल तुरंत सूज गया। फिजा ने अपना जलता हुआ हाथ झटका और ठंडी मगर सख्त आवाज में बोली, ले लिया। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं जो तुम्हारी हर बदतमीजी चुपचाप सहूं। दिया गुस्से से चिल्लाई, तुमने आधी रात को किसी अनजान आदमी को मेरे पापा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लोग क्या सोचेंगे? उसने उंगली उठाकर धमकाया, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, नीलकंठ नगर में मेरी शक्ल लेकर घूमोगी नहीं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे गोद लिए माँ बाप मर जाएं? फिजा ठिठक गई। अगर आज सुबह किसी ने उसके पिता को न बताया होता तो दिया को अब तक कुछ पता भी न चलता। मेरी शक्ल? फिजा हंसी, कड़वी, टूटी हुई। हा हा। उसकी आंखों में दर्द भराया। हम एक जैसे दिखते हैं, फिर भी मुझे अपना चेहरा दिखाने का हक तक नहीं। उसी वक्त दिया का फोन बजा। वो साइड में गई। बात करते करते उसकी नज़र टेबल पर रखी उस काले हीरे की अंगूठी पर पड़ी। ये अंगूठी उसे कुछ जानी पहचानी लगी। मॉम, क्या हुआ? दिया ने फोन पर पूछा। दूसरी तरफ से दामिनी की घबराई हुई आवाज आई, हे भगवान, बेटा, तुमने गौरव रायचंद की जान बचाई और हमें बताया तक नहीं। दिया सन्न रह गई। रायचंद फैमिली अभी अभी आई थी। वे कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद तुमसे मिलना चाहते हैं। फोन के दूसरे छोर पर दामिनी मल्होत्रा खुशी से लगभग उछल पड़ी थी। उसकी आवाज जोश और उत्तेजना से कांप रही थी। यंग मास्टर रायचंद? दिया मल्होत्रा की नज़र अनजाने में टेबल पर रखी उस काले हीरे की अंगूठी में टिक गई। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर कौन थी? ये वही अंगूठी थी जो उसने कुछ दिन पहले एक हाई प्रोफाइल सोशलाइट पार्टी की तस्वीरों में देखी थी। रायचंद फैमिली की एयरलूम डायमंड रिंग। कल रायचंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो कुछ हुआ था, उसके सारे टुकड़े अब जुड़ने लगे। सच साफ था। फिजा मल्होत्रा ने ही गौरव रायचंद की जान बचाई थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में नाम दिया मल्होत्रा दर्ज हुआ था, इसलिए गौरव यही समझ बैठा कि उसकी जान दिया ने बचाई है। मतलब वो गलती से नीलकंठ नगर के यंग मास्टर रायचंद की रक्षक बन चुकी थी। ये तो लॉटरी जीतने से भी ज्यादा रोमांचक था। मॉम, अभी मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, दिया ने बनावटी शांति से कहा। बाद में बात करती हूं। फोन काटते ही उसने बेहद चतुराई से फिजा की नज़र बचाकर वो अंगूठी अपनी जेब में डाल ली। फिर अकड़ और जहर भरी मुस्कान के साथ वो फिजा के सामने आ खड़ी हुई। अगर दोबारा कोई गलती की, दिया ने दांत पीसते हुए कहा, तो अपने गोद लिए माँ बाप की कब्र खोदने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर वो एड़ी पटकती हुई वहां से निकल गई। फिजा सुबह सुबह अपने कमरे लौकी थी, बस थोड़ी देर सोने के इरादे से, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि वो जरूरत से ज्यादा सो गई। अब उसके पास दिया से झगड़ने का समय नहीं था। उसने जल्दी से मास्क पहना और उस आदमी को ढूंढने के लिए फिर से हॉस्पिटल की ओर भागी। $10 मिलियन का इनाम उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही नर्स ने उसे ठंडे लहजे में बताया, वो मरीज रात में ही होश में आ गया था, बिना किसी को बताए चला गया। न कोई नाम, न कोई कांटेक्ट। झूठा, कमीना। फिजा का गुस्सा फूट पड़ा। मेरे $5000, वो बड़बड़ाई। वो मेरे 2 महीने के खर्च थे। जैसा उसने सोचा था, अमीर आदमी की जुबान पर भरोसा करना बेवकूफ़ी थी। उसने न सिर्फ $5000 गंवाए, बल्कि क्विक बाइट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ऑर्डर मिस होने पर उस पर $100 से ज़्यादा का जुर्माना भी लगा दिया। वो पहले से ही पार्ट टाइम डिलीवरी ड्राइवर थी, अब 2 दिन की कमाई सीधी प्लेटफॉर्म के पास चली गई। फिजा का दिल जैसे खून के आंसू रोने लगा। दुनिया इतनी निर्दयी थी और वो अब भी बहुत मासूम। अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को और ज्यादा झोंक दिया। एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लीं, फूड डिलीवरी की और साथ ही हॉस्पिटल में अपने फॉस्टर माता पिता के लिए खाना भी ले जाती रही। उसके फॉस्टर पिता अब भी कोमा में थे। माँ दिन रात हॉस्पिटल में ही रहती थीं। भले ही मल्होत्रा परिवार ने मेडिकल खर्च उठा लिया था, लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारी फिर भी फिजा के कंधों पर थी। एक्लिप्स स्काई क्लब, 38th फ्लोर। सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में फिजा सर्वेलेंस रूम में अपने साथियों के साथ बैठी भड़ास निकाल रही थी। अगर मैंने उस एहसान फरामोश कमीने की जान न बचाई होती तो आज मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा होता। भूख से वजन तक कम हो गया है। उसकी आखिरी $5000 उसी आदमी की सर्जरी में चली गई थी। फिजा, उसके साथी ड्रेक ने पूछा, तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता? चेहरा याद है? फिजा ने सिर हिलाया। चेहरा याद है, लेकिन वो बेहोश था, नाम कैसे पता होता? अचानक वो रुक गई। उसकी उंगली स्क्रीन की तरफ उठ गई। रुको, क्या तुम लोग ये देख रहे हो? यही है वो। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। कमीने, आखिरकार मिल ही गया तू। वो उठकर बाहर जाने लगी। फिजा, रुको। ड्रेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्क्रीन की ओर इशारा किया। तुम पक्की हो? अगर वो राख भी बन जाए तब भी मैं पहचान लूंगी। फिजा की आवाज़ कांप रही थी। ड्रेक उसके सामने आ खड़ा हुआ।
उसका नाम गौरव रायचंद है, उसने धीमी आवाज में कहा। रायचंद फैमिली, नीलकंठ नगर की 4 सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक। वो ठंडे दिल का, बेरहम माना जाता है। उसके हाथ खून से रंगे होने की अफवाहें हैं। गौरव रायचंद। फिजा ने गहरी सांस ली। ये नाम वो बहुत अच्छे से जानती थी। उसका काम करने की जगह ही अमीरों की दुनिया की। रायचंद फैमिली के बारे में सुने बिना वहां कोई टिक नहीं सकता था। अगर उसे शुक्रिया कहना होता तो अब तक कह चुका होता। उसने नहीं कहा, मतलब वो देने वाला नहीं है। फिजा, तुम्हारी जिंदगी 5000 से ज्यादा कीमती है, उसे बुरा निवेश समझकर भूल जाओ। फिजा कुछ कह नहीं पाई। बात सही थी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। पूछताछ के बाद उसे पता चला गौरव प्राइवेट रूम 908 में ठहरा हुआ था। उसने इंतजार करने का फैसला किया। रात के 1 बजे काली शर्ट में गौरव कमरे से बाहर निकला और लिफ्ट की ओर बढ़ा। फिजा चुपचाप उसके पीछे लिफ्ट में घुस गई। नीचे की 8 मंजिलें बार्स थीं और ऊपर प्राइवेट होटल स्वीट्स। लिफ्ट में उसने तिरछी नजर से उसे देखा। वो उससे आधा सिर लंबा था, शराब की तेज गंध आ रही थी। उसका बेहद हैंडसम चेहरा असामान्य रूप से लाल था। लंबी उंगलियां बार बार कॉलर खींच रही थीं, जैसे शराब के बाद बेचैनी हो। अचानक उसकी ठंडी आवाज गूंजी। किस फ्लोर पर जाना है? फिजा ने पैनल की ओर देखा। 38th फ्लोर। डिंग। लिफ्ट खुली। गौरव बाहर निकला, फिजा उसके पीछे। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गया। फिजा उससे टकरा गई। ओह अगले ही पल गौरव ने पलटकर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम असल में हो कौन? दर्द हो रहा है, फिजा हाँफी। सांस नहीं आ रही। ऑक्सीजन की कमी से उसका दिमाग सुन्न होने लगा। वो घबराकर उसका हाथ थपथपाने लगी। उसकी हालत देखकर गौरव ने भौं चढ़ाई और उसके सिर से सिक्योरिटी कैप खींच ली। तुम लड़की हो? हाँ, फिजा हाँफी। तुम्हें किसने भेजा? मैं तो बस मेरी औरत बनना चाहती थी। गौरव पहले ही नोटिस कर चुका था कि उसका ड्रिंक किसी ने छेड़ा था। उसके लिए ये साफ था, एक और लड़की, उसे फंसाने की कोशिश। फिजा बेहोश होने के कगार पर थी। कमीना, एहसान का बदला गला घोंट कर। लेकिन अगले ही पल गौरव ने उसका हाथ छोड़ दिया। फिजा जमीन पर गिर पड़ी। खांसते हुए, हाँफते हुए उसने खुद को संभाला। तभी उसे एहसास हुआ पूरा 38th फ्लोर एक प्राइवेट रेजिडेंस था। सिल्वर और ग्रे टोन में सजा हुआ, बेहद लग्जरी और शाही। और वो समझ चुकी थी, गौरव रायचंद पहले ही जान चुका था कि वो यहाँ किसी और वजह से आई है। तुम जानती हो? उस आदमी की आवाज भारी और ठंडी थी। मुझे, गौरव रायचंद को, सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? उसकी आंखें लाल थीं, सांसें असामान्य रूप से तेज चल रही थीं। कमरे में शराब और दवाइयों की मिलीजुली गंध फैली थी। फिजा मल्होत्रा कुछ कह नहीं पा रही थी। गला सूखा हुआ था, सांसें ठीक से नहीं आ रही थीं। अगर किसी को अपनी जान की परवाह नहीं, गौरव ने ठंडे लहजे में कहा, तो वो मेरी जगह के करीब नहीं आता। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जबरदस्ती नहीं, लेकिन इतनी सख्ती जरूर थी कि फिजा समझ जाए वो मजाक नहीं कर रहा। कमरा अंधेरे में डूब गया। पर्दे अपने आप बंद हो गए। फिजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रुको, मैं सिर्फ बात करने आई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। उस रात क्या हुआ? फिजा को सिर्फ इतना याद था कि सब कुछ बहुत तेज, बहुत भारी और बहुत उलझा हुआ था। डर, थकान और हालात सब एक साथ उस पर टूट पड़े थे। अगली सुबह फिजा की आंखें खुद ब खुद खुल गईं। कमरे में हल्की धूप फैल रही थी। घड़ी देखी, दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही वो हिली, पूरे शरीर में अजीब सी थकान और दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। उसने इधर उधर देखा। कमरा वही था, शाही, ठंडा और बेदाग। लेकिन गौरव रायचंद वहां नहीं था। बिस्तर के पास साफ कपड़ों का एक सेट रखा था। फिजा चुपचाप उठी, खुद को संभाला और बाहर आई। आज वो जवाब चाहती थी। लिविंग रूम में कदम रखते ही उसने एक अनजान आदमी को सोफे पर बैठे देखा। मेरा नाम समीर खन्ना है, उसने बिना भूमिका के कहा। मैं मिस्टर रायचंद का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। वो कहाँ है? फिजा का गुस्सा फूट पड़ा। रात के बाद गायब हो गया? क्या यही है रायचंद फैमिली का तरीका? समीर एक पल चुप रहा, फिर टेबल पर रखे एक छोटे डिब्बे की ओर इशारा किया। बॉस का संदेश साफ है, उसने ठंडे लहजे में कहा। या तो ये दवा लेकर नीलकंठ नगर छोड़ दीजिए, या फिर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। फिजा सन्न रह गई। वो उसका नाम जानता था, मतलब उसकी पूरी जांच हो चुकी थी। गौरव की बेरहमी अब साफ नजर आने लगी थी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, फिजा ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैंने उसकी जान बचाई थी। वो एहसान का जवाब इस तरह नहीं दे सकता। समीर हल्का सा हंसा।
ऐसी कहानियां रोज सुनता हूं, उसने कहा। आपको लगता है बॉस आप पर भरोसा करेगा? मैं सच कह रही हूं, मिस मल्होत्रा। समीर की आवाज सख्त हो गई। आसान रास्ता चुनिए। उसी पल डिंग, लिफ्ट खुली। फिजा को लगा गौरव आया होगा, लेकिन बाहर निकली सफेद बालों वाली गरिमामयी व्यक्तित्व की एक बुजुर्ग महिला, पीछे 2 अटेंडेंट। समीर तुरंत झुक गया। शारदा रायचंद जी। शारदा रायचंद की नज़र सीधे दवा के डब्बे पर गई। तुम क्या कर रहे हो समीर? क्या तुम रायचंद परिवार के वारिस को ही खत्म करने का इंतजाम कर रहे हो? फिजा का दिल धक से रह गया। वारिस? शारदा रायचंद फिजा की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में कठोरता नहीं, जिज्ञासा थी। तुम ही फिजा मल्होत्रा हो? फिजा ने सिर हिलाया। बेटी, शारदा ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुम्हारे हालात पता है। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो। इस बूढ़ी औरत की बस एक ही ख्वाहिश है, मरने से पहले रायचंद परिवार का एक वारिस देखना। फिजा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। नहीं, उसने साफ कहा, मैं किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनूंगी। एक रात किसी जिंदगी का ठेका नहीं बनती। कमरे में सन्नाटा छा गया, और फिजा समझ चुकी थी, ये कहानी अब सिर्फ एक रात की नहीं रही। उसी समय द महाराजा लाउंज में दिया मल्होत्रा को बैठे हुए आधा घंटा हो चुका था जब आखिरकार गौरव रायचंद वहां पहुंचा। सॉरी, आपको इंतजार करवाना पड़ा, उसने शालीनता से कहा। सिल्वर ग्रे सूट जिस पर हल्की सफेद स्ट्राइप्स थीं, अंदर काली शर्ट। जैसे ही गौरव अंदर आया, उसकी सधी हुई चाल, परफेक्ट व्यक्तित्व और हल्की सी मुस्कान ने पूरे प्राइवेट रूम का माहौल बदल दिया। दिया एक पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाई। उसका दिल जोर से धड़क उठा, ठीक वैसे जैसे अचानक चौंकी हुई हिरनी। उसने गौरव को पहले टीवी और बिजनेस मैगजीन में देखा था, लेकिन सामने से लंबा दुबला शरीर, चौड़े कंधे, पतली कमर और शाही गरिमा के साथ एक ठंडी दूरी, ये सब मिलकर ऐसा असर डाल रहे थे कि नजरें हटाना मुश्किल था। दिया ने खुद को संभाला, खड़ी हुई और शालीनता से सिर झुकाया। मिस्टर रायचंद, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। मैं ही थोड़ी जल्दी आ गई थी। गौरव उसके सामने बैठा, एक औपचारिक नज़र दिया पर डाली, फिर नजरें हटा ली। क्या खाना पसंद करेंगे? आज दिया ने हल्का मेकअप किया था, लिमिटेड एडिशन गुच्ची डायमंड इयररिंग्स और नेकलेस और नई डीओ ड्रेस। वो निस्संदेह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस तरह की पैसों से लिपटी सुंदरता गौरव को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। जो आपको ठीक लगे मिस्टर रायचंद, दिया ने मुस्कुराकर कहा। मुझे कुछ भी चलेगा। ठीक है। गौरव ने टेबल पर कॉल बटन दबाया। वेटर तुरंत आ गया। उसने रेस्टोरेंट का सबसे महंगा कपल मील और एक बोतल रेड वाइन ऑर्डर की। फिर वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया, टांग पर टांग चढ़ाते हुए। उसकी तीखी निगाहें दिया पर टिक गईं। वैसे मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वारिस होते हुए उस दिन तुम गांव की तरफ क्या कर रही थी? कंपनी लौटने के बाद गौरव ने दिया की पूरी जांच करवाई थी, उसका बैकग्राउंड, पढ़ाई, सोशल सर्कल, सब कुछ। दिया का दिल कस गया। उसने अपने हाथ कस कर पकड़ लिए और जबरन एक हल्की मुस्कान ओढ़ ली। सच कहूं तो डिलीवरी का काम मेरे पापा का एक टेस्ट था। वो देखना चाहते थे कि क्या मैं मुश्किलें झेल सकती हूं या नहीं, तभी तय करते कि मुझे कंपनी संभालने दें या नहीं। ये कहानी दिया ने पहले से तैयार कर रखी थी। जब गौरव ने एक हफ्ते बाद मिलने को कहा था, दिया ने ये बात अपने माता पिता को बता दी थी। उन्हें अंदाजा था कि गौरव ऐसे सवाल जरूर पूछेगा। इसीलिए उन्होंने किसी के जरिए उस एक्सीडेंट वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जहां ये साफ दिखाया जा सके कि उस दिन दिया ही मौजूद थी। शक न हो, इसीलिए दिया ने सच में पूरे एक हफ्ते तक डिलीवरी का काम किया था। उस दौरान उसने कितनी बेइज्जतियां झेली थीं, ये बात सिर्फ वही जानती थी। तुम्हारे पिता का तरीका गलत नहीं है, गौरव ने सिर हिलाया। थोड़ी तकलीफ इंसान को मजबूत बनाती है। हाँ, मुझे भी लगता है पापा का तरीका बहुत सही है। अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दो, कल रायचंद ग्रुप फाइनेंस डिवीजन से 10 मिलियन ट्रांसफर करवा दूंगा। क्या? दिया चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि बात अचानक पैसों तक कैसे पहुंच गई। उस दिन तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया, ये उसका इनाम है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। 10 मिलियन बेशक बड़ी रकम थी, लेकिन दिया की असली दिलचस्पी पैसों में नहीं, गौरव रायचंद में थी। उसने सिर हिलाया और नर्म मुस्कान के साथ बोली, उस दिन अगर कोई और भी मुसीबत में होता तो मैं उसे भी बचाती। ऐसी हालत में कोई भी ऐसा ही करता। अगर पैसे नहीं चाहिए तो अपने पिता से कहो मुझसे सीधे बात करें। हमारे प्रोजेक्ट्स में मल्होत्रा ग्रुप को प्राथमिकता मिलेगी। दिया के चेहरे पर मीठी मुस्कान फैल गई। आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद यंग मास्टर रायचंद, लेकिन सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी पल गौरव का फोन बज उठा। 1 मिनट, उसने कहा।
मुझे ये कॉल लेनी है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, समीर खन्ना। क्या हुआ समीर? बॉस, मुझे अफसोस है जो काम आपने सौंपा था वो पूरा नहीं हो पाया। मिस फिजा मल्होत्रा को शारदा रायचंद जी रायचंद हेरिटेज हवेली ले गई हैं। दादी अचानक वहां क्यों गई? गौरव की आवाज़ ठंडी हो गई। मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन उनकी बातों से लगता है वो चाहती हैं कि आप मिस फिजा से शादी करें। ये सुनते ही गौरव की भौहें सख्त हो गईं। ख्वाब देखना बंद करें, उसने बेरुखी से कहा और फोन काट दिया। कुछ पल वो स्क्रीन को घूरता रहा, फिर उसकी नज़र दिया पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौन था। मिस मल्होत्रा, क्या आप मेरी एक मदद करेंगी? बिल्कुल मिस्टर रायचंद। दिया की मुस्कान में रत्ती भर भी हिचक नहीं थी। बेझिझक कहिए। गौरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कीजिए। गर्लफ्रेंड? दिया की आंखें फैल गईं और उसी पल एक नया खेल शुरू हो चुका था। रायचंद हेरिटेज हवेली, लिविंग रूम। दादी, काफ़ी देर हो गई है, मुझे हॉस्पिटल जाकर अपने माता पिता को डिनर देना है। फिजा मल्होत्रा ने जबरन यहाँ लाए जाने के बाद निकलने का बहाना ढूंढते हुए कहा। शारदा रायचंद ने नर्म और स्नेह भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने तुम्हारे माता पिता को रायचंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शिफ्ट करवा दिया है। वहाँ उनकी अच्छे से देखभाल हो रही है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही फिजा की भौहें सिकुड़ गईं। वो अचानक खड़ी हो गईं और सीधे सवाल किया, दादी, क्या आपने मेरी इजाज़त के बिना मेरे माता पिता को यहाँ शिफ्ट करवाया ताकि उन्हें मेरे खिलाफ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें? अरे बच्ची, तुम क्या सोच रही हो? शारदा रायचंद नाराज होने के बजाय हंस पड़ी। इसे तकदीर ही समझो जिसने तुम्हें और मेरे पोते को मिला दिया। तुम जानती हो, मेरा वो शैतान पोता अब जवान नहीं रहा और आज तक उसके पास कोई लड़की नहीं रही, इसीलिए मुझे खुद हाथ में मामला लेना पड़ा। फिर उन्होंने बेहद आराम से कहा, मैंने उसे दवा मिलाकर पिला दी थी। मेरी योजना थी कि उसे मल्होत्रा फैमिली की लड़की के साथ सेट करूं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, वहां तुम निकल आईं। खैर, अच्छा ही हुआ, तुम भी तो एक अच्छी बच्ची हो। शारदा रायचंद की बातें सुनकर फिजा को आखिरकार समझ आ गया कि गौरव रायचंद को उस रात दवा क्यों दी गई थी। अब सब कुछ साफ था। वो बेरहम आदमी जरूर किसी पिछले जन्म की बदकिस्मत तकदीर से बंधे हुए थे। फिजा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग बटलर कमरे में दाखिल हुआ। मैडम, यंग मास्टर आ गए हैं, रघुनाथ सिंह ने आदर से कहा। उस बदमाश से कहो अंदर आए। जी मैडम। कुछ ही देर में सिल्वर ग्रे सूट पहने गौरव रायचंद अंदर आया। उसकी नज़र पहले फिजा पर पड़ी, फिर शारदा रायचंद की ओर मुड़ी। दादी, तो आखिरकार लौटने का मन बना ही लिया? शारदा रायचंद ने ताना मारा, फिर फिजा की तरफ इशारा किया। ठीक समय पर आए हो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने। दादी, गौरव ने बात काट दी, कोई जल्दी नहीं है, पहले मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूं। गर्लफ्रेंड? शारदा रायचंद चौंक गईं। फिजा तो जैसे बिजली गिरने से सुन्न हो गईं। अंदर आ जाओ, गौरव ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। सबकी नजरें एक साथ एंट्रेंस पर टिक गईं। कुछ ही पलों में आसमानी नीले रंग की कमर से फिट और प्लीटेड ड्रेस पहने एक औरत अंदर आई। हाई हील्स की टकटक पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसका सिर झुका हुआ था। उसका सिलुएट कुछ जाना पहचाना सा लगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, दिया मल्होत्रा। गौरव ने परिचय कराया। नाम सुनते ही फिजा का दिमाग सुन्न हो गया। दोनों बहनों की नजरें टकराईं, आंखों में हैरानी साफ थी और दिलों में एक ही सवाल, ये यहां क्यों है? ये यहां कैसे पहुंच गई? क्या ये वही दिया नहीं है, नीलकंठ नगर की मशहूर मल्होत्रा फैमिली की होनहार बेटी? शारदा रायचंद ने तीखी नजर से गौरव को देखा। इस बार इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तूने क्या चाल चली? 1 हफ्ते पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। दिया ने मेरी जान बचाई थी। जब उसने मुझे कार से बाहर निकाला तो मैंने रायचंद फैमिली की हेयरलूम रिंग उसे दे दी थी। उसने अपना बायां हाथ उठाया जिसमें काले डायमंड की वही अंगूठी थी। दादी, आप जानती हैं इस अंगूठी का क्या मतलब है? फिजा की नज़र उस अंगूठी पर जमी रह गई। अचानक उसे सब याद आ गया। कोई आश्चर्य नहीं था कि उसे उस दिन किसी तरह उसकी जेब में एक अंगूठी मिली थी। जरूर गौरव ने बेहोशी में वो अंगूठी उसकी जेब में डाल दी थी। लेकिन अगले दिन दिया के आने के बाद अंगूठी गायब हो गई थी। अब सब साफ था। दिया को सच पता चल गया था और उसने चुपचाप अंगूठी चुरा ली थी। फिजा खड़ी हो गई। वो अंगूठी? फिजा, तुम यहां क्या कर रही हो? दिया ने तुरंत बात काट दी। उसने झट से गौरव की कलाई पकड़ ली। यही है वो शख्स जिसे बचाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। फिर मुस्कुराकर जोड़ा, गौरव, ये फिजा है। डिलीवरी के दौरान मेरी इससे मुलाकात हुई थी, जिंदगी को करीब से समझने के लिए। दिया के झूठ सुनकर फिजा को उल्टी आने को हो गई, लेकिन उसने खुद को रोका। उसके पास सबूत सिर्फ अंगूठी, हॉस्पिटल का नाम और सीसीटीवी फुटेज था, और अब सब मिट चुका था। दादी, फिजा ने शांत स्वर में कहा,
मिस्टर रायचंद की पहले से गर्लफ्रेंड है, मेरे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है, मैं जा रही हूँ। वो मुड़ी ही थी कि शारदा रायचंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी मत जाओ बच्ची, थोड़ी देर बैठो। फिर वो सख्त आवाज में बोली, तू बदमाश, मेरे साथ अंदर चल। जी दादी। अंदर जाते हुए उसने फिजा को एक गहरी नज़र से देखा। दरवाज़ा बंद होते ही फिजा फुसफुसाई, फिजा तू छोटी सी। थप्पड़ थप्पड़, 2 जोरदार थप्पड़ सीधे दिया के गालों पर पड़े। हर दिन खुद को मासूम सन साबित करने के अलावा और क्या कर सकती हो? ओ हाँ, क्रेडिट चुराना और ड्रामा करना भी तो आता है ना बहन।